हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर यानी साप्ताहिक समसामयिक की, जिसमें हम 10 मई 2021 से 16 मई 2021 की जितनी भी समसामयिक घटनाएं हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, हम हर संडे के दिन आप लोग के लिए वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आते हैं। जिन लोग को नहीं पता है उसको इस बारे में बता देता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को हर संडे को वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, जिसमें हम जितनी भी हफ्ते की जितनी भी घटनाएं होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग को बताते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी एग्जामों के लिए जिसमें करंट अफेयर जरूरी मांगा जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोग के आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो एक कॉपी पेन लेके आप लोग ज़रूर बैठिए। हर पॉइंट को आप पॉइंट वाइज नोट करते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत डिटेल में जानकारी लेके आया हूँ, ये नहीं कि शॉर्ट में लेके आया हूँ। आप लोगों के लिए बहुत डिटेल में जानकारी लेके आया हूँ इसके बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे और हमारे चैनल की जितनी भी वीडियो हैं वो आपकी तैयारी में आप लोग का सहयोग करें। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर में हम सबसे पहले जिस बारे में जानेंगे वह है प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सबसे पहला जो है, सबसे पहला दिवस है इसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। भारत में प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ अपने देश, अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को याद करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिन प्रत्येक साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा उनके विभाग में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें आप लोग के लिए नोट करने वाला पॉइंट यह है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, हाल ही में अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को। प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है भारत में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला इंपॉर्टेंट डे है इसमें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मई को। जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। हर साल 8 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। जो इस बार की जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की जो थीम है, इस बार का जो विषय है वह है सिंग फ्लाई सॉ लाइक अ बर्ड। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है। ठीक है, सिंग फ्लाई सॉ लाइक अ बर्ड जो इस बार की थीम है, उसका जो विषय है, इस बार की जो थीम है वह है सिंग फ्लाई सॉर लाइक अ बर्ड। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इंटरनेशनल नर्सेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 मई। जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है वो 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। यह हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार इसे वर्ष 1965 में मनाया गया था। जनवरी 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई थी। नर्सों के काम को समझना, समाज में अधिक लोगों को इस पेशे के लिए प्रोत्साहित करना और सम्मान देना इस दिन का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वह कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। किन के जन्मदिन पर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बहुत बड़ी नर्स थी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बड़ी नर्स थी। उनके जन्मदिन के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और जो पहली बार इसे मनाया गया था वो वर्ष 1965 में मनाया गया था। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 मई।
इसका आंसर है 15 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली मनाया जाता है। संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की ज़रूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो जो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली है उसने 1993 में इसको बनाने की घोषणा की थी। तो हर साल 15 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब आगे हम जानेंगे जो मुख्य साप्ताहिक समसामयिक है, जो मुख्य घटनाएं हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए आगे की जो घटनाएं उनको नोट करने के लिए। फटाफट नोट करिएगा इसको, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको फटाफट नोट कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जो मुख्य साप्ताहिक समसामयिक है उसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ओडिशा। जो उड़ीसा राज्य है उसने हाल ही में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। उड़ीसा सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए उड़ीसा के साहित्यकारों को दिया जाएगा। पद्मश्री, पद्म विभूषण पाने वाले प्रसिद्ध लेखक मनोज दास, जिन्होंने अंग्रेजी और उड़िया भाषा में सैकड़ों कहानियाँ, उपन्यास, कथा एवं कविताएं लिखी हैं उनको। और क्या करते थे वो, वह अंग्रेजी और उड़िया में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उनने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, ठीक है। तो उनके नाम के ऊपर जो है उड़ीसा में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। किस स्टेट ने? उड़ीसा स्टेट ने। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ने जो है ग्लाइफोसेट पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जानते हैं ग्लाइफोसेट है क्या, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं डिटेल में। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग में किया जाता है। ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध है क्योंकि यह कैंसर कारक है। तो जो ग्लाइफोसेट जो है वो एक कीटनाशक है, वो कपास की खेती में उसको यूज़ किया जाता है, जो खरपतवार नाशक है, ठीक है। तो हाल ही में जो तेलंगाना सरकार है उसने इसको बैन कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि इससे बहुत सारी कैंसर की घटनाएं आ रही थी। तो इससे कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा अधिक है और कैंसर की घटनाएं आ रही थी, इसलिए तेलंगाना सरकार ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है ग्लाइफोसेट पे। ग्लाइफोसेट क्या है? एक खरपतवार नाशक है, मतलब कीटनाशक है, उसको खेतों में यूज़ करते हैं और कपास की खेती में खास तौर पे उसको यूज करते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहले पर्वतारोही बने हैं? तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल के जो कामी रीता शेरपा हैं वो जो माउंट एवरेस्ट है उस पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। बारे में विस्तृत जानते हैं। नेपाल के 52 वर्षीय कामी रीता शेरपा 7 मई को 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। इस तरह उन्हें इस शिखर पर सबसे ज़्यादा बार पहुंचने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामी रीता शेरपा 24वीं बार इस शिखर पर 2019 में फतेह किया था। साल 2019 में वह 1 महीने में 2 बार इस शिखर पर चढ़ने में कामयाब रहे। वह सबसे पहले मई 1994 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। तो जो नेपाल के कामी रीता शेरपा है वह 25वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के एकमात्र पर्वतारोही बन गए हैं, ठीक है। किस देश के रहने वाले हैं? नेपाल के रहने वाले हैं, ठीक है। 7 मई को यह 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर।
अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों अनुपम खेर। अनुपम खेर को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो अनुपम खेर हैं उनको न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। ठीक है, किस फिल्म के लिए? उनकी जो फिल्म है हैप्पी बर्थडे फिल्म के लिए मिला है। और ये फिल्म किसने बनाई है? वो प्रसाद कदम ने ये फिल्म बनाई है। ठीक है, जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर हो गई है। ठीक है, आइए इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की आबादी पिछले एक दशक में 72 मिलियन से बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है। पिछले 10 सालों में चीन की आबादी में 5.38% का इजाफा हो चुका है और अब चीन की आबादी बढ़कर 141 करोड़ हो चुकी है। चीन की राष्ट्रीय जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चीन की आबादी में औसतन हर साल 0.53% का इजाफा होता आया है। ठीक है, जो इसमें नोट करने वाला पॉइंट है वह चीन अभी भी मतलब विश्व में जनसंख्या में नंबर 1 पे है। चीन की जनसंख्या जो अब हो चुकी है वह 141 करोड़ हो चुकी है। नोट कर लीजिए इसको दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जोस जे कट्टूर को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी नियुक्त किया है। ठीक है, आइए इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कट्टूर को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय यानी आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत थे। कट्टूर को 30 साल से भी अधिक का अनुभव है। वो अपनी सेवा के दौरान संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और रिजर्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं। पहले वो कहाँ थे? बेंगलुरु के रीजनल ऑफिस में थे। जो आरबीआई का रीजनल ऑफिस है बेंगलुरु में, उसमें वह डायरेक्टर थे। ठीक है, अब जो है वह जो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य शाखा है उसमें, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें नियुक्त हो चुके हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो जो इसका आंसर है आसाम। ठीक है, असम ने जो है वो हाल ही में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। ये इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। असम ने हाल ही में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऑनलाइन प्रणाली मौजूदा असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी। वेब कम मोबाइल एप्लीकेशन तकनीक से चलित यह नई प्रणाली बाढ़ प्रभावितों को राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने में मददगार साबित होगी। इस प्रकार की प्रणाली राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण भी करेगी। ठीक है, तो जो इसमें नोट करने वाला पॉइंट है, जो ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली है वह किस राज्य में शुरू हुई है? असम राज्य में शुरू हुई है। ठीक है, और जो है वो असम राज्य के आपदा प्रबंधन संस्थान विभाग, जो उनका वहाँ का डिपार्टमेंट है, और यूनिसेफ द्वारा, ये यूनिसेफ और असम द्वारा कंबाइंड रूप से साथ में जो चलाएगा प्रोजेक्ट है उसके तहत है। क्या प्रोजेक्ट है ये? ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो भारत की जीडीपी है उसकी वृद्धि का जो अनुमान घटाकर है वो कितना कर दिया है? 9.3% कर दिया है। ठीक है, पहले एजेंसी ने 13.7% वृद्धि का अनुमान लगाया था। ठीक है, मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निकट भविष्य में इसमें
बदलाव की कोई संभावना नहीं है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि हाल ही में वर्षों में इकोनॉमिक की ग्रोथ कमज़ोर रहेगी, जिससे भारत की ग्रोथ गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी। तो जो मूडीज एक जो रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, रेटिंग एजेंसी है एक मूडीज, उसमें उसने जो भारत के लिए जो 2022 के लिए जो उसने भारत में 2022 के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी वृद्धि का अनुमान जो उनने पूर्व में लगाया था, जो पूर्व में अनुमान लगाया था उसने 13.7% लगाया था, लेकिन उसको घटाकर उन्हें 9.3% कर दिया है। ठीक है, ये भारत की कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है, ये सिर्फ एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, जिसका नाम मूडीज़ है। मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है जिनने 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए जो अनुमान लगाया है उसके बारे में उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो ये कोई भारत की आधिकारिक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जिनकी बातें सही भी होती हैं, बहुत नोट करने वाली बातें होती हैं, तो ये भी एक नोट करने वाली बात है, आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल एसीसी बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई को मंजूरी दी है। ठीक है, जो अत्याधुनिक रसायन सेल एसीसी की बैटरी है उसके विनिर्माण हेतु जो केंद्र सरकार ने जो योजना चलाई है उसके तहत कितनी धनराशि मंजूर की है, इस बारे में बात करते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। केंद्र सरकार ने 12 मई 2021 को अत्याधुनिक रसायन सेल एसीसी बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मकसद विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा बनाना है, निर्यात को बढ़ावा देना है, व्यापक स्तर पर उत्पाद के जरिए पैमाने की मितव्ययता हासिल करना तथा अत्याधुनिक उत्पाद का विनिर्माण करना है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया। ठीक है, आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने हाल ही में अपनी पारस्परिक सहयोग में सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना था। भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में आईएनएस शारदा, अपतटीय गश्ती पोत और उस पर मौजूदा चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो जो पैसेक्स जो एक्सरसाइज है, पैसेक्स एक्सरसाइज जो हो रही है वो किन देशों के बीच हुई, वह भारत और इंडोनेशिया के देशों के बीच हुई। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच हुई। ठीक है, अपने पारस्परिक जो संबंध हैं उनको अच्छा करने के लिए जो एक्सरसाइज स्टार्ट की उसका नाम है पैसेक्स। पैसेक्स एक्सरसाइज स्टार्ट की है जो भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर कौन सी टीम 2021 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो जो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया जो है वह 121 अंकों, माफ़ कीजिए, इंडिया जो है वह 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। आईसीसी की जो टीम रैंकिंग होती है, जो टेस्ट टीम की रैंकिंग होती है उसमें प्रथम स्थान पर है। भारत फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड है, ठीक है, और थर्ड नंबर पे इंग्लैंड है, और फोर्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो चुका है। ठीक है, जो थर्ड नंबर पे पहले ऑस्ट्रेलिया था उसको पछाड़ कर जो है जो इंग्लैंड है उसने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया। अब इंग्लैंड थर्ड नंबर पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया फोर्थ नंबर पे आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट है इसमें, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार अवार्ड मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर है डॉक्टर शकुंतला सिंह थिलस्टेड को। ठीक है, जो डॉक्टर शकुंतला सिंह थिलस्टेड हैं उनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, जो वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, एक पेशे से एक डॉक्टर हैं। ठीक है, 2021 का उनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर शकुंतला सिंह थिलस्टेड को मिला है जो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, वर्ष 2021 का जो
विश्व खाद्य पुरस्कार है वह डॉक्टर शकुंतला सिंह थिलस्टेड को मिला है। ठीक है। भारत अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.8% कर दिया है। पूर्व में उसने 12.6% वृद्धि दर का अनुमान जताया था। जो अभी इससे पहले हम मूडीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, अब जो नोमुरा है वो जापान की एक कंपनी है, रेटिंग कंपनी है। ठीक है। उनका ये कहना है कि जो पूर्व में उनका कहना था कि जो भारत की जीडीपी विकास दर होगी वह 12.6% होगी, लेकिन उन्होंने उसको घटाकर 10.8% कर दिया है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए नई मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है। ठीक है। तो इसका आंसर है रमेश पवार। रमेश पवार जो हैं वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच होंगे। जो चीफ कोच होंगे वह रमेश पवार होंगे। आइए इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। पूर्व स्पिनर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बता दें कि रमेश पवार को WV रमन की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि रमेश पवार इससे पहले भी टीम के साथ इस भूमिका में रह चुके हैं। इसमें नोट करने वाला पॉइंट यह है कि जो रमेश पवार हैं वह BCCI के भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच होंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ठीक है। जो मुख्य कोच होंगे वह है रमेश पवार, जो पूर्व में भी क्रिकेटर थे और स्पिनर बॉलर थे। ठीक है। जिनके बारे में नीचे जानकारी दी गई है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।